वेलकम टू माय चैनल दिव्यांशी पटेल एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी का पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आएगा एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ। ठीक, अब देखो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमारे प्रियम्बल में जो डेट दी हुई है 26 नवंबर 1949 वो अडॉप्शन की डेट है। उस डेट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, लेकिन पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन इफेक्ट में आया था। After the enforcement of the Constitution, India became a sovereign democratic republic. Constitution आने के बाद हमारी कंट्री sovereign democratic republic हो गई। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 1946 से 1949 तक काम कर रही थी। यानी 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और 1949 में कंप्लीट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे एक क्रोनोलॉजिकल एवोल्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, देखो 1600 में ब्रिटिशर्स आते हैं एज अ ट्रेडर। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, लेकिन फिर वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ जाती है। 1765 में दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दीवानी राइट्स? शाह आलम सेकेंड देते हैं। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स। अब किसी भी एरिया पे अगर आपको रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल जाता है तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा राइट हो गया ना, आपको उस एरिया का पैसा कलेक्ट करने का राइट मिल गया। यानी कि पावर्स जो हैं काफ़ी हद तक आपके हाथ में आ जाती हैं। तो पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में धीरे धीरे आ रही थी। ये जो राइट्स हैं गिव द कंपनी अथॉरिटी टू कलेक्ट रेवेन्यू। दीवानी राइट से कंपनी को अथॉरिटी मिल गई कि वो रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं। कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हमें ये याद रखना है कि 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे वो किन टेरिटरीज पे मिले थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन को कंपनी रूल और क्राउन रूल के पार्ट्स में। तो कंपनी रूल हमारा चला था 1773 से 1858 तक। 1773 में सबसे पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक तरीके से पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में बैठी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न कर रही थी, उसको गवर्न करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेके आई थी। फिर उसके बाद आया था 1781 का एक्ट, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ कमियां रह गई थी जिनको पूरा करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। देन आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस एक्ट में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डुअल कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया था। डुअल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। डुअल गवर्नमेंट में क्या था? इसमें जो पावर्स थी उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। कौन से दो पार्ट्स थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? वो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को मैनेज करेगी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था ट्रेड, बिजनेस और जो कमर्शियल फंक्शंस थे उनको मैनेज करना। ठीक है, फिर 1813 में 1813 में चार्टर एक्ट 1813 आता है जिसमें ended the trade monopoly of East India Company except for tea and trade with China। जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सिर्फ तुम टी में ट्रेड कर सकते हो और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आता है 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आएगा 1857।
1857 में रिवॉल्ट हो जाता है। ठीक, इस रिवॉल्ट की वजह से डायरेक्ट रूल आ जाता है जिसे हम क्राउन रूल बोलते हैं। तो 1858 से 1947 तक डायरेक्ट रूल चलता है ब्रिटिशर्स का, और कंपनी रूल का एंड हो जाता है। ठीक है, फिर आता है 1858 का एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। इसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए गुड गवर्नमेंट लेके आएंगे। तो क्राउन रूल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया का वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है। फिर आएगा 1861 का एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड एसोसिएटेड इंडियंस विद लॉ मेकिंग। जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 आता है तो ब्रिटिशर्स ये दिखाते हैं कि हम इंडियन पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करेंगे, यानी हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन पार्टिसिपेशन होगा, लॉ मेकिंग में भी इंडियंस होंगे। देन 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 पास किया जाता है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और ज़्यादा इंडियंस को वो रखने लग जाते हैं। देन 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 आता है, जिसे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, और यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम्स के पास भी अपने राइट्स हैं। देन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और इस एक्ट से डायरकी को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या करते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिखाते हैं और ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। देन सबसे लास्ट में आता है 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और क्राउन रूल का एंड हो जाता है। तो ये एक क्रोनोलॉजी थी, इन एक्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आएगा कंपनी रूल। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक रहा। इसका पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इनको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, ये एक्ट एक तरीके से बिगनिंग थी किस चीज़ की, बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में थी, इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न कर रही थी। इस एक्ट ने क्या किया, लेड द फाउंडेशन फॉर द सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया में सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का फाउंडेशन रखी, नींव रखी। कंपनीज पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो थे उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में 1774 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो रेवेन्यू अफेयर्स, सिविल अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स पे क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, उनको हैंडल करेंगे। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया था। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद आया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। अब जो भी 1773 के एक्ट में कमियां रह गई थी उनको इस एक्ट को ला के पूरा किया गया था। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, वैरन हेस्टिंग ही थे। इंपॉर्टेंट फीचर्स इस एक्ट के क्या थे, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल exempted them from सुप्रीम कोर्ट्स jurisdiction फ्रॉम ऑफिशियल एक्ट। तो गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल थी उनको एग्जेम्प्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, यानी वो अपनी मन मर्जी का कर सकते थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं फॉल करेंगे। रेवेन्यू मैटर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। रेवेन्यू मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया। जो पर्सनल लॉज थे जैसे हिंदू और मुस्लिम लॉ वो अप्लाई होंगे, ठीक है। पर्सनल लॉज
to apply Hindu Muslim law for respective defendants. Code to apply only personal laws of Hindu Muslim. अब जो अपील्स थी, ठीक, प्रोविंशियल कोर्ट अपील्स वर नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट. जो भी अपील्स रहेंगी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी, वो किसके पास जाएंगी? गवर्नर जनरल के पास जाएंगी. ठीक, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के पास जा रही थी. इसके रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल एम्पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल. तो देखो इस एक्ट में ओवरऑल ये कहा गया है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, की जो सबसे ज़्यादा पावर थी वो किसके पास थी? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास थी. 1774 में 1773 के एक्ट से सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश तो किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर जो है वो ज़्यादा नहीं थी. वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम लॉ का यूज़ करके जो केसेस थे उनको सॉल्व कर सकते थे. लेकिन अगर कोई भी अपील जो है वो गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल से रिलेटेड है तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ही जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उससे डील नहीं करेगा. फिर उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784. इस टाइम पे भी गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग. वैरन हेस्टिंग वॉज द गवर्नर जनरल. मेन फंक्शन एंड फीचर्स इसके क्या थे? सबसे पहले हुआ था सेपरेशन ऑफ पावर. पहली बार कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शन थे और जो पॉलिटिकल फंक्शन थे उनको अलग कर दिया गया था. इस चीज़ को बोलते थे ड्यूअल गवर्नमेंट. ड्यूअल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया. तो यहाँ पे दो बॉडीज़ क्रिएट करी गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? पॉलिटिकल अफेयर्स, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, इनको मैनेज करना. रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती थी. फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करें तो इनका काम क्या था? इट मैनेज्ड द कंपनीज कमर्शियल अफेयर्स, इट एडमिनिस्टर्ड ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैटर्स. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करना, ट्रेड और फाइनेंशियल मैटर्स को एडमिनिस्टर करना. ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर देखें तो किस हद तक था? इस एक्ट के बाद जो कंपनी की टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा जाने लग गया. इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसका सुप्रीम कंट्रोल था ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया. कंपनी के अंडर जितनी भी टेरिटरी थी उस पर सुप्रीम कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था. क्योंकि कंपनी को रेगुलेट कौन कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी. ठीक है. देन उसके बाद आया था एक्ट ऑफ 1786. इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस. इसके इंपॉर्टेंट फीचर ये थे कि गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया था एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड उनको कमांडर इन चीफ भी अपॉइंट किया गया था. इनको ओवरराइडिंग अथॉरिटी मिली थी. कॉर्नवालिस वॉज ग्रांटेड पावर टू ओवरराइड काउंसिल डिसीजन इन स्पेशल केसेस. अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो पावर्स थी वो किसके पास थी? गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास थी. तो अगर काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया है तो इस एक्ट से उस डिसीजन को ओवरराइड करने की जो पावर है वो गवर्नर जनरल को मिल गई थी. यानी काउंसिल के किसी भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है गवर्नर जनरल. ठीक है. देन उसके बाद आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793. इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? जॉन शोर वॉज द गवर्नर जनरल. शोरे भी बोल सकते हैं उसको, जॉन शोरे. इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके ये थे कि जो ओवरराइडिंग पावर्स थी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी उनको फ्यूचर के गवर्नर जनरल्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया था एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया था. गवर्नर जनरल का जो कंट्रोल था ओवर बॉम्बे एंड मद्रास वो भी इंक्रीज कर दिया गया. कंपनी की जो मोनोपोली थी इन इंडिया उसे भी आगे 20 ईयर्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया था. स्पेसिफाइड दैट कमांडर इन चीफ वुड नॉट बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अनलेस अपॉइंटेड. और कहा गया कि जो गवर्नर जनरल हैं वो कमांडर इन चीफ जो है वो तब तक नहीं होंगे जब तक उनको एज अ कमांडर इन चीफ अपॉइंट न किया जाए. लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो क्या थे? कमांडर इन चीफ भी थे
और गवर्नर जनरल भी थे। तो आगे के गवर्नर जनरल के लिए ये था कि उनकी पावर्स को इन्हांस कर दिया गया था, ओवरराइडिंग पावर्स बढ़ा दी गई थी, लेकिन जब तक कि उनको कमांडर इन चीफ अपॉइंट नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं होंगे। ठीक। मैंडेटेड पेमेंट फॉर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स एंड स्टाफ फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे और जो स्टाफ था कंपनी का, उसको इंडियन रेवेन्यूज से पेमेंट किया जाएगा। देन आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। गवर्नर जनरल कौन थे इस टाइम पे? लॉर्ड मिंटो वॉज द गवर्नर जनरल। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया था और कहा गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड कर सकती है चाइना के साथ और चाय में। ठीक। यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी जो है वो इंक्रीज करी गई थी ओवर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था कि वो टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं और जो भी टैक्स नहीं देगा उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। कंपनी के रूल को आगे के 20 ईयर्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर्स को बढ़ा दिया गया था और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया था कि वो एजुकेशन प्रमोट करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए भी दिए थे इंडियन एजुकेशन को, इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। रेगुलेटेड द कंपनीज टेरिटोरियल रेवेन्यूज एंड कमर्शियल प्रॉफिट रिक्वायरिंग सेपरेट अकाउंट। ठीक है। फिर उसके बाद आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल। देखो, इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर ये हैं कि ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ऊपर जो भी हमने एक्ट पढ़े उसमें वो क्या करना चाह रहे थे? सेंट्रलाइजेशन करना चाह रहे थे। तो 1773 का एक्ट पहला एक्ट था, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, और 1833 का एक्ट जो है वो इट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन एंड लीगलाइज्ड ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। ठीक है। उसके जो ट्रेडिंग राइट्स थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया था, ट्रेडिंग ख़त्म कर दी थी। ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया interest for the British Crown, His Majesty, His heirs, His successor. Ended company's monopoly on trade with China and tea. जो चाइना और टी के साथ ट्रेड छोड़ दिया था उसको भी ख़त्म कर दिया यहाँ पे इस एक्ट से। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पोजीशन थी उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। एंड द काउंसिल वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज द इंडियन काउंसिल, और जो काउंसिल थी उसको इंडियन काउंसिल से रिप्लेस किया, उसका नाम रख दिया इंडियन काउंसिल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और अगर आपसे पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो क्या आंसर होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द लॉज मेड बाय हिम वर टू बी कॉल्ड एक्ट्स, और इस एक्ट के बाद जो भी लॉज बनाए जाएंगे उन सभी लॉज को क्या कहेंगे? एक्ट कहेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये पावर दे दी कि वो अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं किसी भी लॉ को। Declared that no person by reason only of religion, race, caste, birth, descent or color should be disqualified from holding any office under the company। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि किस एक्ट से ये कहा गया था कि नो पर्सन बाय रीजन ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ, डिसेंट और कलर शुड बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस अंडर द कंपनी। ठीक है। फिर कहा गया ये कि प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, पहली लॉ कमीशन बनाई गई 1834 में अंडर लॉर्ड मैकॉले फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। फिर इस सीरीज का लास्ट एक्ट था एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Charter Act of 1853 was the last in the series of Charter Acts 1793 से 1850
1903 के टाइम पीरियड में। इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था? सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को क्या कर दिया? अलग कर दिया। इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय एडिंग 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसलर्स मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 12। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया? लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। लोकल जो मतलब वहाँ के लोग थे, इंडियन थे, उनको भी ऐड करने लग गए। 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसलर्स को ऐड किया उन्होंने। तो अब जिससे टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 12 मेंबर्स हो गए। 6 जो न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे उनमें से 4 वर अपॉइंटेड बाय द लोकल यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से आए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 में से 4 मेंबर जो हैं वो कहाँ से अपॉइंट किए गए थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी फ्रॉम 24 to 18। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको कम कर दिया, 24 से 18 कर दिया। होम 6 वर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, जिसमें से 6 जो है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड थे। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बिल्कुल मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी, उसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाने लग गया। implemented an open competition system for civil services recruitment allowing Indian participation। इस एक्ट में क्या किया? ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट इम्प्लीमेंट किया, इंडियन पार्टिसिपेशन अलाउ किया। मैकॉले कमिटी को अपॉइंट किया गया था 1854 में। द फोर्थ लॉ मेंबर वॉज गिवन वोटिंग राइट एज अ फुल मेंबर। जो फोर्थ लॉ मेंबर था, फोर्थ मेंबर दैट इज लॉ मेंबर, उसको वोटिंग राइट मिल गया एज अ फुल मेंबर। Extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories in trust for British Crown. However, it did not specify any particular period unlike the previous charter। अब जैसा कि पिछले एक्ट से हम बार बार ये देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था रूल, तो यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दिया गया था कंपनी का रूल एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड किया गया था ये मेंशन नहीं किया था, ये स्पेसिफाई नहीं किया था। फिर उसके बाद आता है क्राउन रूल। ठीक, क्राउन रूल हमारा चलता है 1858 से 1947। इन सभी चार्टर एक्ट के बाद क्या हुआ था? 1857 का रिवॉल्ट हो गया था। इस रिवॉल्ट के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रूल करने लग गई थी, जिसे हम कहते हैं क्राउन रूल। अब क्राउन रूल में बहुत सारे एक्ट जो हैं वो पास किए गए थे, जिसमें सबसे पहले था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी कहते हैं। वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि हम एक अच्छी गवर्नमेंट लेके आएंगे, ठीक है, इंडियंस की भलाई के लिए। ये सब सच तो नहीं था। तो यहाँ पे जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया, पावर्स ट्रांसफ़र टू द ब्रिटिश क्राउन, सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है वो पोस्ट क्रिएट करी। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे? गवर्नर जनरल बिकेम द वाइसरॉय विद लॉर्ड कैनिंग एज द फर्स्ट वाइसरॉय। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस पोजीशन को ख़त्म करके क्या नई पोजीशन लेके आए, दैट इज़ वाइसरॉय, और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसरॉय बने। एंडेड द डबल गवर्नमेंट, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, वॉज इस्टेब्लिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ऑफिस कहाँ था? लंदन में, ब्रिटेन में, ठीक है, वो वहीं से काम करता था। अ ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। देन क्रिएटेड एन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 15 मेंबर टू असिस्ट द सेक्रेटरी चेयर्ड बाय हिम। सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई। देन अ कॉर्पोरेट बॉडी वॉज फॉर्म्ड, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल कैपेबल ऑफ स्विंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। एक कॉर्पोरेट बॉडी बनाई, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, उसको सू किया जा सकता था और वो भी सू कर सकता था इन इंडिया एंड इंग्लैंड में। फिर उसके बाद पास किया गया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, जिसमें वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे।
इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के? द वाइसरॉय कुड नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। अब वाइसरॉय जो है वो इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है अपनी काउंसिल में अपॉइंट कर सकते थे, नॉमिनेट कर सकते थे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 मेंबर्स। लॉर्ड कैनिंग ने 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया, नॉमिनेट किया। वो कौन से 3 मेंबर्स थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि 1862 में कौन से 3 मेंबर्स थे जिनको लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। Restored legislative powers of Bombay and Madras, initiating decentralization and granting provinces near autonomy by 1937। जो बॉम्बे और मद्रास की जो पावर्स ले रखी थी, ठीक है, बंगाल ने, वो सब उनको वापस कर दी गई और यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया था। और ऑटोनॉमी कब मिली? लगभग 1937 में जाके। स्टैब्लिश्ड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई बंगाल के लिए 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए 1886 में और पंजाब के लिए 1897 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट है इनेबल द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस वैलिड फॉर 6 months फॉर emergencies विदाउट द कंसेंट ऑफ द काउंसिल। इनेबल द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। अब वाइसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, जैसे आज के टाइम पे पार्ली प्रेसिडेंट कर सकते हैं। वैलिड फॉर 6 मंथ, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। जब इमरजेंसी का टाइम पीरियड होगा उस टाइम पे वाइसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जो 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के कंसेंट के बिना। लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसा कि आज के टाइम पे भी अलग अलग लोगों को मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, दैट वाज द, वही एक तरीके से पोर्टफोलियो सिस्टम था उस टाइम पीरियड में। तो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब और किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कैनिंग introduced the portfolio system in 1859, and the Indian Councils Act 1861 legally recognized and regularized this practice, allowing council members to independently manage departments। तो जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली डिपार्टमेंट्स को मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लैंसडॉन। इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं? जो वाइसरॉय थे, इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर। उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो संख्या है वो बढ़ा दी थी। नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड व्हाइल मेंटेनिंग एन ऑफिशियल मेजॉरिटी। लेकिन मेजॉरिटी में कौन था? जो ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है। इंडियंस की जो नंबर था वो बढ़ा तो रहे थे, इंक्रीज तो कर रहे थे इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, लेकिन मेजॉरिटी में फिर भी ऑफिशियल मेंबर्स ही थे। देन एक्सपेंडेड फंक्शंस इसके देखें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके पास थोड़ी और पावर आ गई कि वो बजट डिस्कस कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नॉमिनेशन प्रोसेस देखें तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर नॉमिनेटेड सेंट्रल काउंसिल में और प्रोविंशियल काउंसिल में। कैसे? सेंट्रल काउंसिल में बाय वाइसरॉय अपॉन रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को किस तरीके से नॉमिनेट किया जाता था। तो सेंट्रल काउंसिल में वाइसरॉय जो है वो नॉमिनेट करते थे और किसकी रिकमेंडेशन लेते थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। और प्रोविंशियल काउंसिल में किस तरीके से मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था? बाय गवर्नर, गवर्नर के जरिए, ऑन द एडवाइस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। द 1892 एक्ट ब्रॉट इन लिमिटेड इलेक्शन। 1892 एक्ट से लिमिटेड इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आया, बट द ब्रिटिश रिफ्यूज टू एडमिट इट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम इलेक्शन दे hid the process in the term nomination on recommendations, turning a democratic step into a linguistic
डिस्गाइज। फिर उसके बाद आता है 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकेंड। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबरशिप जो है वो इंक्रीज करी गई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल की 16 से 60 कर दी गई थी, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी थी। प्रोविंशियल काउंसिल्स में देखें तो अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो गई थी। मेंबरशिप वेरी करती थी, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग मेंबरशिप थी। उनकी पावर्स की अगर बात करें तो जो मेंबर्स हैं वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अब पूछ सकते थे एंड प्रपोज बजट रेजोल्यूशन भी प्रपोज कर सकते थे। सेपरेट बजट वोटिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बजट एज अ होल कुड स्टिल नॉट बी वोटेड अपॉन, लेकिन पूरे बजट पे वोटिंग अभी भी नहीं हो सकती थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया था। मुस्लिम जो हैं वोट ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स। लीगलाइजिंग कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाने लगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लॉ मेंबर। तो पहले इंडियन कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको अपॉइंट किया गया था वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। किस पोजीशन पे? लॉ मेंबर की पोजीशन पे। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। फिर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और ये इफेक्ट में आया था 1921 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एम टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम क्या था? कि वो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएगी इंडिया में। यहाँ पे सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर दिया गया। Administration was divided into central and provincial subjects under devolution rules enabling authority delegation from the center to provinces. Diarchy इंट्रोड्यूस किया उन्होंने गवर्नेंस को, डुअल गवर्नेंस स्कीम को इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। दो तरीके के सब्जेक्ट हुआ करते थे, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट कौन गवर्न करता था? गवर्नड बाय गवर्नर जनरल एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अकाउंटेबल नहीं थे ये। ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन मैनेज करता था? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, फिर अगर देखें इनका लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर कैसा था? रिप्लेस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विद अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इस एक्ट में अपर हाउस और लोअर हाउस को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इंडियन रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इंक्लूडेड 3 इंडियन मेंबर्स इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ को छोड़ के 3 इंडियन मेंबर्स थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख। अभी तक के मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था, अब सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया। फ्रेंचाइजी जो थी लिमिटेड थी टू द प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया के बेसिस पे, यानी राइट टू वोट सभी को नहीं था। फिजिकल ऑटोनॉमी की बात करें तो प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया था। प्रोविंसेस जो हैं वो अपना बजट खुद बना सकती थी। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, इस एक्ट ने क्या किया? लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इस्टेब्लिश किया, ट्रांसफरिंग सर्टेन फंक्शंस फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कुछ पावर्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास से कुछ पावर्स जो है वो किसे दे दी? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को। सिविल सर्विसेज का अगर रिक्रूटमेंट देखें तो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड देयर इज अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन was created in 1926। तो जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको कब क्रिएट किया गया था? 1926 अंडर द एक्ट ऑफ 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। चैम्बर ऑफ प्रिंस की अगर बात करें तो इट प्रपोज्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ चैम्बर ऑफ प्रिंस, नरेंद्र मंडल।
इसको फॉर्म किया गया था 1921 में विद 120 मेंबर्स, प्रिंस और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रमोटिंग डिस्कसिंग ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट। ठीक। mandated a statutory commission to assess its effectiveness after 10 years, और एक statutory commission बनाई जो कि 10 साल के बाद इसके effectiveness को चेक करेगी कि ये एक्ट कितना काम कर रहा है। समरी ऑफ डायरकी, देखो कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे और कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट थे जैसा बताया। ठीक है, इस जो सिस्टम को क्या बोलते थे, डायरकी बोलते थे। रिजर्व सब्जेक्ट जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, फाइनेंस, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो रिजर्व सब्जेक्ट थे और कौन से ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिन्हें हमें याद कर लेना है। ट्रांसफर्ड में एजुकेशन था, पब्लिक हेल्थ था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडस्ट्रीज। ठीक है। ऑल्दो लिमिटेड, the Act of 1919 laid the foundation for responsible government and future constitutional developments in India. अब बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं थे लेकिन फिर भी 1990 का जो एक्ट था वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की फाउंडेशन कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट 1935, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मोर देन 50% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्ट से ही लिया गया है। अब देखो उस टाइम पे जो एक्ट बनाए जाते थे ब्रिटिशर्स बनाते थे, ठीक है, लेकिन इंडिया की जो सिचुएशन थी उस टाइम पे उसको ध्यान में रख के बनाते थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसके जो प्रोविज़न हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ठीक बैठ रहे थे। इसलिए 50% से भी ज़्यादा कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। टाइम के साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि तब की सिचुएशन और आज की सिचुएशन सेम है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। तो देखो इस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट स्टेप था। इसमें 321 सेक्शंस थे, 8 और 10 स्केड्यूल्स थे। इसका एम ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करना था। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन किस एक्ट से इस्टेब्लिश किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखो इसका जो एम है वो था ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करना विद प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, लेकिन ये फेल हो गया था ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेंट फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। पावर्स को डिवाइड किया गया था 3 लिस्ट में, फेडरल लिस्ट जिसमें 59 सब्जेक्ट थे, प्रोविंशियल लिस्ट 54 सब्जेक्ट्स थे, कंकरेंट लिस्ट 36 सब्जेक्ट थे, और रेजिडुअल पावर्स किसके पास थी, वाइसरॉय के पास थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Introduced provincial autonomy, introduced hierarchy at the center. Autonomous governments were formed in 1937 but were suspended in 1939. 1937 में autonomous governments जो हैं उनको फॉर्म किया गया लेकिन 1939 में सस्पेंड कर दी गई। इस एक्ट से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करी गई थी, डायरकी एट सेंटर इंट्रोड्यूस किया गया था, बाई कैमरलिज्म जो है वो इस्टेब्लिश किया गया 6 प्रोविंसेस में। कहाँ कहाँ, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूपी। आज भी 6 प्रोविंसेस में, 6 स्टेट्स में, नॉट इन प्रोविंसेस, बाई कैमरलिज्म है। तो कौन कौन से वो 6 स्टेट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना है। देन इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। अब अभी तक की सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए थे, मुस्लिम, सिख, है ना, जो भी ऊपर मैंने बताया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो डिप्रेस क्लासेस जैसे शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर्स के लिए भी था। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी 14% ऑफ द पॉपुलेशन एंड क्रिएटेड अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंचाइजी जो है वो 14% तक की इंक्रीज कर दी गई थी और इस एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्रिएट किया गया। फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया 1937 में। बर्मा को सेपरेट किया गया इंडिया से एंड 2 न्यू प्रोविंसेस उड़ीसा और सिंध वर क्रिएटेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्मा को किस एक्ट से सेपरेट किया गया था,
एक्ट ऑफ 1935 उड़ीसा एंड सिंध को क्रिएट किया गया। इंट्रोड्यूस सेफगार्ड फॉर मेजॉरिटी इंटरेस्ट एंड एस्टैब्लिश्ड द फेडरल रेलवे अथॉरिटी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए और फेडरल रेलवे अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश किया गया। एंड ऑडिटर जनरल वॉज अपॉइंटेड फॉर फाइनेंशियल ओवरसाइट। ऑडिटर जनरल को भी अपॉइंट किया गया फाइनेंस के मैटर्स पे ध्यान रखने के लिए। उसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। पार्टीशन प्लान 3 जून 1947 को क्या आता है? पार्टीशन प्लान। ये कौन प्रेजेंट करता है? लॉर्ड माउंटबेटन जो है 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान जो है वो अपना दिखाते हैं, लाते हैं। एक्सेप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेती है, लीडिंग टू इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन क्रिएट किए जाते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। बोथ वर गिवन द राइट टू एग्जिट विद इन और ऑन लीव द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, वाइसरॉय का ऑफिस को खत्म कर दिया जाता है। इंट्रोड्यूस द गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन, दोनों डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज एम्पावर टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज को पावर दे दी जाती है कि वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। एम्पावर टू रिपील और अमेंड एनी ब्रिटिश लॉ इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और उनके पास ये पावर होती है कि किसी भी ब्रिटिश लॉ को ख़त्म किया जा सकता है इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज कुड लेजिस्लेट अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर इनेक्टेड, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाते दोनों प्रोविंसेस में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो लॉ बना सकती है। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट आफ्टर 15 अगस्त 1947 वुड अप्लाई विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंसर्न डोमिनियन, जब तक कंट्री नहीं चाहेगी, डोमिनियन नहीं चाहेगा, तो 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। ब्रिटिश कंट्रोल का एंड हो जाता है इस एक्ट के बाद। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसे भी ख़त्म कर दिया जाता है। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर प्रिंसली स्टेट, ये भी ख़त्म कर दी जाती है। प्रिंसली स्टेट्स वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी, उन्हें ऑटोनॉमी मिल जाती है। सिविल सर्विसेज का क्या क्या पोजीशन थी? अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये ख़त्म कर दिया जाता है। बाय द सिविल सर्वेंट्स, बट द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 रिटेन्ड देयर राइट्स एंड बेनिफिट्स। 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया गया है उनके पास अपने अधिकार और बेनिफिट्स रहेंगे। लीडरशिप की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी जाती है 1946 में, बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और वही इंडिया की पार्लियामेंट बन जाती है, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अब इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट कैबिनेट थी तो किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया? सबसे पहले आएंगे जवाहरलाल नेहरू, इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस दिए जाते हैं और साइंटिफिक रिसर्च वाला पोर्टफोलियो दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट का पोर्टफोलियो मिलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर मिलता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन। डॉक्टर जॉन मैथाई, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। आर के सनमुगम चेट्टी, इन्हें फाइनेंस दिया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लॉ दिया जाता है। जगजीवन राम को लेबर। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ। सी एच भाभा कॉमर्स। रफ़ी अहमद किडवाई कम्युनिकेशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। अनवी गडगिल को वर्क माइन एंड पावर। तो ये सभी पोर्टफोलियो इन मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना है। तो अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इस टॉपिक से आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में या फिर यूपीएससी में, स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसका पहला क्वेश्चन है,
In which of the following act the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बनाया गया था, ये किस एक्ट से बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकाटा वाज मेड इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774. एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1774 में. सर एलिजा इम्पे जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि विद रेफरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ये स्टेटमेंट सही है. सेकेंड कह रहा है कि ले मैस्टिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. कौन थे पहले चीफ जस्टिस? सर एलिजा इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट. फिर है हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. सबसे पहले है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब इस्टेब्लिश किया गया था? बाय द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी हमने देखा कब? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से. परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, ये हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से. और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, ऐसा हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से. ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में. ये जो बुक है इसके क्वेश्चंस को बार बार आप अगर लगा लेंगे तो फिर ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड चाइना. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेडिंग में, इंडिया के साथ ट्रेडिंग में, तो उसको ख़त्म कर दिया था. सिर्फ कहा था कि ठीक है आप चाय में ट्रेड कर सकते हो और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो. तो किस एक्ट से अबॉलिश किया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813. जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसे ख़त्म कर दिया गया था बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. सिर्फ कहा गया था कि आप ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना कर सकते हैं. इट असर्टेड द सॉवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. इससे क्या हुआ कि कंपनी हटा के ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी लाना चाहते थे ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. कंपनी ने जितनी भी इंडियन टेरिटरी को अपने अंडर कर रखा था. द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस. इसी एक्ट में क्या हुआ था कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ये अलाउ किया गया था कि वो लोगों से टैक्स ले सकती है और जो भी टैक्स पे नहीं करेगा उसे पनिश कर दिया जाएगा. जबकि जो चार्टर एक्ट 1833 था उसने कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस थे वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए और कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था. ठीक है, which act for the first time made it possible for the Indians to take some share in the administration. किस एक्ट से ये हुआ कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन होएगा एडमिनिस्ट्रेशन में? चार्टर एक्ट ऑफ 1833. सेक्शन 87 ऑफ विच सेक्शन 87 जो था वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो कि ये कहता था कि नो पर्सन ऑफ इंडिया और द क्राउन वुड बी डिबार्ड फ्रॉम एनी पोस्ट और सर्विस अंडर द कंपनी on the ground of religion, place of birth, descent और color और any of them. ये सिर्फ कहने की बातें थी, एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था. ठीक है, नो पर्सन लिखा है यानी कि सभी को अलाउ कर दिया था कि कोई भी आ सकता है, ऐसा तो नहीं था. काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम पे. सब्सिक्वेंटली साथ ही जो सेक्शन 87 है इस एक्ट का बिकेम द फाउंडेशन फॉर द डिमांड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पॉलिटिकल मूवमेंट. फिर आता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडिया की रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट. बजट डिस्कस करने की जो पावर है वो सबसे पहले कब मिली? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से. देन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंक्रीज्ड द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. द काउंसिल वाज गिवन पावर टू डिस्कस द बजट बट नॉट द पावर टू वोट. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से
बजट डिस्कस करने की पावर मिल गई थी, लेकिन वोट करने की पावर नहीं मिली थी। द एक्ट परमिटेड एड्रेसिंग क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस जो भी हैं वो पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, और उसके लिए भी आपको 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि आप ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया, तो अब आप उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? फेडरल कोर्ट जो है वो किस एक्ट से क्रिएट करी गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, या फिर 1909 से, या 1919 से? नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो फेडरल कोर्ट है उसको क्रिएट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 1 अक्टूबर 1937 को स्टैब्लिश कर दिया गया था। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द डायरकी इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल? डायरकी को सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बाय विच एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर्स दे रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। सबसे पहला ये है कि डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेवल पे, और जो प्रोविंशियल डायरकी थी उसको हटा दिया गया था। प्रोविंशियल डायरकी जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आई थी, और 1935 के एक्ट से उसको हटा दिया गया था। सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसने प्रपोज किया था ऑल इंडिया फेडरेशन सेटअप किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस आएंगे और प्रिंसली स्टेट्स भी आएंगे। बर्मा को सेपरेट किया गया था इस एक्ट से, जो कि इफेक्ट में आया था 1937 से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उससे इन्होंने जो काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, उसे भी ख़त्म कर दिया था, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है वो इस्टेब्लिश करी गई थी अंडर दिस एक्ट, जिसको बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा गया। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 October 1937। सर मॉराइस गोयर वॉज इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैम्ब्रियल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैम्ब्रियल बनाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। With reference to the Indian civil services, which of the following statements is are correct? इंडियन सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है? पहला कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने ये कहा था कि सेपरेट एग्जामिनेशन होगा इंडियन सिविल सर्विसेज का, विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में ही कराया जाएगा। और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द इंडियन सिविल सर्विस इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर एज कंपेयर टू द यूरोपियंस। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस विद 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड। जो चैम्बर ऑफ प्रिंस वाला जो सिस्टम था वो किस एक्ट से क्रिएट किया गया था? एक्ट ऑफ 1919 से। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। प्रेसिडेंट की जो पावर थी ऑर्डिनेंस इशू करने की वो किससे आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अ फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। फेडरल सिस्टम एंड जो डायरकी था एट द सेंटर वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी? द एक्ट ऑफ 1935। तो इस पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन द फेडरेशन established इन द फेडरेशन established by the government of India Act 1935 जो रेजिडरी पावर्स थी वर गिवन टू द गवर्नर जनरल। रेजिडरी पावर्स किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास।
The next question is, which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? A written constitution for the country. ये एक इम्पॉर्टेंट और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं था इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री. क्या था? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इनविसेजिंग अ स्कीम ऑफ फेडरेशन, और कहा गया था नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स टू द लेजिस्लेचर. फिर आपसे ये पूछा गया है कि वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. आधे से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया. किस एक्ट से सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.